गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवीएस एकेडमी। तो आज से हम चालू करने वाले हैं ऑडिट का महा मैराथन, जिसमें हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ ऑडिट, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5, जो कि आप सबका फेवरेट। हाँ, मेरे को पता है सबका फेवरेट है, क्योंकि सब ये छोड़ के जाते हैं। मैं भी छोड़ के गई थी, मैं भी फेल हुई हूँ, मेरे को पता है। तो आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। कोई भी ये मैराथन देख रहा है तो छोड़ेगा नहीं कि चैप्टर 5 पढ़ा रही है, इतना बोरिंग चैप्टर पढ़ेगा कौन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो ये चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट की डेफिनेशन क्या है वो तो सबको ही पता होगी, चैप्टर 1 में सभी पढ़ गया है। चैप्टर 1 ही तो है जो हमको सबसे अच्छे से आता है। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट। ऑडिट क्या है? जल्दी बोलो, मेरे साथ लिखते भी जाओ, रिपीट भी करते जाओ, ठीक है? ऑडिट क्या है? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखो, अगर आप ये बराबर से मैराथन देखोगे तो आपको क्लास में ही याद भी होते जाएगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ताकि हम क्या कर सके? ओपिनियन बना सके। क्या कर सके? ओपिनियन दे सके। करेक्ट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका हमको एग्जामिनेशन करना है, वो भी इंडिपेंडेंटली, तो उसका हमको एक एक आइटम्स तो चेक करना पड़ेगा। करेक्ट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? मेनली कंप्राइजिंग ऑफ, अब ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है भाई? ओके, ये 1 पेज का ही है, तो हम ये डॉक्यूमेंट को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाइए आप, हम इसको 50 पेज का कर लेते हैं। हो गए। हम कहाँ पे थे? ऑडिट की डेफिनेशन पे, जिसमें हमने क्या पढ़े थे? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन है ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट? जल्दी जल्दी बोलो, अब इतना तो आना चाहिए तुम लोगों को। मेनली कंप्राइजिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। करेक्ट। हमको क्या पढ़ना है? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी चीज है, चैप्टर ही बहुत सिंपल है। जो बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम्स, अब ये मत बोलना ये भी नहीं आता, चलो मैं बता ही देती हूँ। बैलेंस शीट के आइटम्स बोलो, अब जल्दी जल्दी बोलो। बैलेंस शीट के आइटम क्या क्या आएगा? शेयर्स, रिजर्व्स, बोलते जाओ। बोरोइंग्स, बोलो बोलो। असेट्स में क्या आएगा? फिक्स्ड असेट, करंट असेट। फिक्स्ड असेट में भी टैंजिबल, इनटैंजिबल। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करेक्ट। क्रेडिटर्स, डेटर्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें आएगी। पीएनएल में क्या क्या आएगा? बोलो। सेल्स, परचेस, और क्या क्या आएगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, रेंट, और क्या क्या आएगा? यहाँ पे आएगी अदर इनकम्स। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। तो हमको यही एक एक करके चीजें पढ़ना है। ये इस चैप्टर में हमको यही एक एक करके चीजें पढ़ना है। तो ये चीजें पढ़ने से पहले हमको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब वो चीज क्या है? देखो, वो चीज है असर्शंस। असर्शंस क्या होते हैं? अगर हमने असर्शन समझ लिए ना, तो हमको हर चीज को डीपली समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम असर्शन क्या होता है। असर्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये तो सबको पता है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है किसका मतलब क्या होता है। करेक्ट कि इनकरेक्ट? हाँ बोल दो, करेक्ट हूं। ठीक है, असर्शन क्या होता है?
असर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर एम्बोडाइड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आर यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट मे ऑकर। मैंने क्या करी, मैंने भी तो रीड करके बताई। अब तुम लोग बोलोगे ये तो पागल है, ये तो रीड करके ही बता रही है, तो हम भी रीड कर सकते थे। नहीं, मैं समझा भी देती हूँ ना, एक्चुअली टेंशन ले रहे हो। असर्शंस क्या है? सिंपल सी चीज है, जो मैनेजमेंट समझा रहा है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट वे में। अच्छा, अब तुम लोग ये बताओ, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है? नहीं पता या पता है? तुम लोगों ने लॉ में पढ़ा है फाउंडेशन में, एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। सपोज अभी पीछे से तुम्हारी मम्मी का आवाज आया, बेटा जाके शक्कर ला मार्केट से, तुम क्या करोगे? लेक्चर बंद करोगे, पहले शक्कर लेके आओगे, या तुम क्या करोगे, बोलोगे मेरे को लेक्चर देखने दो उसके बाद मैं लाता हूँ। पर तुम लोग सेकंड चीज नहीं करोगे, फर्स्ट ऑप्शन ही करोगे, लेक्चर बंद करोगे, मार्केट से शक्कर लेके आओगे। या तो तुम एक और चीज कर सकते हो, अगर तुम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो तो ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दो। अगर तुम लोग ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर रहे हो तो वहां पे कैसा आएगा इफेक्ट? क्या आएगा? तुम बोलोगे शुगर डालोगे, सर्च करोगे, तुमको शुगर आएगा, प्राइस आएगा 140 रुपीज केजी, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको प्राइस क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, मतलब तुमको इतना प्राइस पे करना है वो बता रहा है। तुम अगर पे नहीं करोगे तो तुमको शुगर मिलेगी नहीं ऑब्वियसली, तो तुमको 140 रुपीज पे करने पड़ेंगे शुगर के लिए। दूसरी चीज क्या हो रहा है, तुम लोग दुकान पे जा रहे हो, दुकान पे जाओगे, दुकान वालों से तुम शक्कर खरीदोगे, ठीक है? तुमने शक्कर खरीद लिया, अब तुम शक्कर खरीद बोले भैया मेरे को शक्कर दे दो, ठीक है? तो उसने तुमको शक्कर दे दिया, अब तुम क्या बोलोगे? ठीक है मैं जा रहा हूं, पैसे नहीं दोगे? पैसे तो देना पड़ेगा ना, तो पैसे देना पड़ेगा, ये क्या, ये इम्प्लाइड है, ये तुमको पता है, ये करना ही पड़ेगा। दुकान वाला सामने से बोलेगा नहीं, हाँ अगर तुम भूल जा रहे हो, चले जा रहे हो, तो बोलेगा पैसे तो देके जा करके, ठीक है? तो ये क्या है, इम्प्लाइड है कि तुमको उसको पैसे देके आना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट क्या हो गया, लिखा हुआ है कि तुमको 140 रुपीज पे करना पड़ेगा तभी तुमको शक्कर मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दुकान वाला क्या लिख के रखता है क्या कि शक्कर में तुमको 140 रुपए पे करना पड़ेगा तब जाके तुमको शक्कर मिलेगी? नहीं, वो सिर्फ पैक करके दे देता है पॉलिथीन में, ठीक है? तो समझा तुमको एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? ये हमने पढ़े भी है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वही मतलब होता है इसका। तो इट रिफर्स टू रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स इम्प्लाइड, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भी होता है। यहाँ पे ये देखो लिखा है वेरियस इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम, ठीक है? दैट आर एम्बोडाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो है। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कैसे एप्लीकेबल है? अब तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की वैल्यू दिख रही है तुमको 50, ठीक है? तब भी वो क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड इन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तुमको पता रहेगा क्या? ये क्या मैनेजमेंट को पता है कि तुमको इम्प्लाइड है कि तुमको ये पता रहेगा कि इन्वेंट्री वैल्यू होती है कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे? नहीं, ये एक्सप्लिसिट है, ये वो लिख के देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ चीज ऐसी होती है जो तुमको पता है, जैसे यहाँ पे हुई सेल्स, तुमको पता है सेल्स हुई है, सेल्स जैसी की तैसी रिकॉर्ड होगी, क्या वो यहाँ पे लिख देता है कि सेल्स इज रिकॉर्डेड जैसा का तैसा? नहीं ना, वो लिख के नहीं देता ना, क्योंकि तुमको वो ये इम्प्लाइड है कि ये तुमको पता है कि सेल्स रिकॉर्ड हुई है, वो भी बराबर से रिकॉर्ड हुई है। समझा एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? अब देखो, हमने ये तो समझ लिया असर्शंस क्या होते हैं।
अब तुम गए, तुम एज ए सीए गए मैनेजमेंट के पास, तुमने मैनेजमेंट को बोले भाई तू असर्शन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तेरे में उतनी काबिलियत है क्या, पहले तू बता, तेरा सीवी देखा, मेरे को तेरा सीवी जानना है। तो तुम ऐसा बोलोगे तो मैनेजमेंट सामने से क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई देख बेट, देख तेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तू मेरा सीवी चेक करे, ठीक है, तू मेरा सीवी चेक कर रहा है, तेरे पास इतनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है, फालतू की बकवास मत कर कि मैं तेरे सामने अपना सीवी प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करूं, समझा? सिंपल सी बात है। देख बेटा, तू अगर मेरा सीवी देखेगा, देख बेटा तू अगर मेरा सीवी देखेगा, पहली बात तो तेरे पास इतने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं तेरे सामने अपना सीवी प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कर सकूं, ठीक है। तो सी से आएगा कंप्लीटनेस, पहला असर्शन है हमारा कंप्लीटनेस का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म। कैसा रहता है, तुम लोग याद तो कर लेते हैं कंप्लीटनेस ये वो, हाँ तुमको पता है बट टाइम पे क्या रहता है ना, याद नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंस, ई से क्या हो गया, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को और क्या बोलेंगे हम, ऑकरेंस। तीसरा क्या हो गया, कट ऑफ। हाँ इनके मतलब भी मैं समझाऊंगी, थोड़े से शांति रखो, पहले थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लो, निमोनिक समझ लो, ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे, बाद में तुमको ये याद नहीं रहेगा कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, कट ऑफ, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, तुमको यही शॉर्टकट याद रहेगा कि देख बेटा तू मेरा सीवी देखने के तेरे पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं है, तू मेरा सीवी देखेगा, मैं तेरे सामने क्यों अपना सीवी प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करूं, करेक्ट, सिंपल। वी से क्या आएगा, वैल्यूएशन या फिर मेजरमेंट, यहाँ आएगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यहाँ पे आएगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। एक और बार मैं अच्छे से लिख रही हूँ, और फिर हम इसको बाइफरकेट करेंगे पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, क्योंकि पीएनएल के अलग असर्शंस होते हैं, बैलेंस शीट के अलग असर्शंस होते हैं। क्या है शॉर्टकट, जल्दी जल्दी बोलो। देख बेटा तेरे पास इतने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है, मैं तेरे सामने सीवी क्यों अपना प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करूं। अब हम इसको बाइफरकेट करते हैं, ठीक है, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। सिंपल सी बात है, पीएनएल में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा, तो दोनों चीजें जाएगी, कंप्लीटनेस जो है वो पीएनएल में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पीएनएल में ऑकरेंस आएगा, और बैलेंस शीट, यही मैं तोड़ रही हूँ, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एग्जिस्टेंस जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कट ऑफ भी दोनों में जाएगा, क्योंकि वो अकेला इकलौता इंसान है, तो मैं सब में बटूंगा बोल रहा है वो। वैल्यूएशन और मेजरमेंट, तो वैल्यूएशन हम किसका करते हैं, असेट का ही करते हैं ना, तो वैल्यूएशन काय में जाएगा, बैलेंस शीट में। मेजरमेंट काय में जाएगा, ऑब्वियसली पीएनएल में। फिर उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहाँ पे रहेंगे, सेल्स और परचेस में नहीं ना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तो हमारे बैलेंस शीट के असेट्स एंड लाइबिलिटीज में रहेंगे, राइट्स पे असेट्स पे राइट रहेगा एंड लाइबिलिटी पे ऑब्लिगेशन रहेगा, और वहीं पे यहाँ पे हम प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज प्रॉपरली करेंगे। हो गया बाइफरकेट, कितना ही टाइम लगा, कंप्लीटनेस दोनों जगह आया, एग्जिस्टेंस ऑकरेंस में से ऑकरेंस यहाँ पे आया, ऑकरेंस मतलब ट्रांजेक्शन हुए हैं, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, असेट्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस आएगा। कट ऑफ दोनों में आएगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असेट में, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पीएनएल में, मेजरमेंट पीएनएल में, और बैलेंस शीट में वैल्यूएशंस। देखो इसमें इतना टाइम लग रहा है, अगर ये अच्छे से समझ गया ना तो बाकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यही चीजें लिखी है। देख बेटा तू, तेरे पास इतना राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं है कि तू मेरा सीवी देख सके,
मैं तेरे को क्यों अपना सीवी प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करूं? ठीक है, तो अब हम सारे असर्शंस को डीपली समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ऑकरेंस। ऑकरेंस क्या होता है? अरे भाई वो चीज हुई है, वो चीज रिकॉर्ड करेंगे हम जो चीज हुई है। अब तुम बोल रहे हो कि तुमने सैलरी दिए हो पर तुम्हारे पास तो कोई एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो ऑकरेंस असर्शन है क्या? नहीं, वो फेक सैलरी रिकॉर्डेड है। तो ये ऐसी चीज ना करे, ऑकरेंस असर्शन चेक करे, यही हमारा काम है कि उनने क्या करना चाहिए, ऑकरेंस असर्शन चेक करना चाहिए, सॉरी उनने क्या करना चाहिए, फेक एंट्रीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फ्लो में मैं राइम ना कर दू, राइम बिगाड़ ना दू, सॉरी। ठीक है, ऑकरेंस समझ गया? जो चीज हुई है वही रिकॉर्ड करे, ऑकर्ड। ठीक है, ऑकर्ड याद रखना ऑकरेंस से। दूसरी चीज कंप्लीटनेस। तुमने सेल्स किए 50 lakhs का, पर तुम दिखा रहे हो 25 lakhs का, क्यों पूरा नहीं दिखा रहे हो? टैक्स लगेगा। भाई ये कौन सी बात हो गई? ये किसका काम है चेक करने का? हमारा काम। हमें चेक करना है कि ट्रांजैक्शन पूरे कंप्लीट रहना चाहिए। All transactions that are supposed to be recorded are recognized. ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, सेल्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ऑल जेन्युइन सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कट ऑफ का मतलब क्या? तुम बोल रहे हो तुमने 21-22 में परचेस किए थे, 21-22 में परचेस किए थे, तुम्हारा एक्सपेंस था, अब तुम उसको 22-23 में दिखा रहे हो, क्या ये सही बात है? नहीं है सही बात। तुम 22-23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 22-23 की ही एंट्रीज दिखा सकते हो, 22-23 की ही ट्रांजेक्शन दिखा सकते हो। ठीक है, 21-22 के बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन तुम 22-23 में दिखाओगे तो कैसे चलेगा भाई? नहीं चलता। तो इसलिए कट ऑफ प्रोविजन भी हमको चेक करना जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या? एक्यूरेटली रिकॉर्ड होने चाहिए एट देयर अप्रोप्रिएट अमाउंट। ठीक है, उनमें कोई एरर्स नहीं रहना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है, 50 लाख की एंट्री 5 लाख पे रिकॉर्ड हो गई, तो ये काम हमारा है ना चेक करने का कि हाँ ये एंट्रीज जो है ये एरर फ्री रहे, तभी तो हम जाके बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन जो हमारा बैलेंस शीट और पीएनएल है वो ट्रू एंड फेयर है। दूसरी चीज क्या है, हम मेजरमेंट में 50 लाख की एंट्री 5 लाख पे रिकॉर्ड हुई, ये चेक तो करना ही है। दूसरी चीज ये चेक करना है, अब तुमने सेल किए, तुम बोल रहे हो सेल किए तुमने 50 lakhs था, तो तुमने 50 lakhs पे एंट्री रिकॉर्ड कर दिए, पर तुम बोल रहे हो उस पर मैंने डिस्काउंट भी तो दिया था 10 लाख का। भाई तो तुम सेल्स में कितना दिखाओगे? 40 lakhs दिखाओगे ना? समझा? मेजरमेंट। तीसरी चीज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रॉपरली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं हम। सेम चीज वही आ गई बैलेंस शीट में। एग्जिस्टेंस क्या है भाई? असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑकर रहना भी तो चाहिए अपने फॉर्म में, एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। पता चला तुमने असेट बेच दियो, तुमने असेट बेच दियो 21-22 में, तब भी तुम वो असेट को 22-23 में रिकॉर्ड कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया आ गया। ये चीज किसको चेक करना है? हमको चेक करना है। ध्यान किसको रखना पड़ेगा? हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज कंप्लीटनेस। assets and liability that are supposed to be recorded have been recognized in the financial statement. बराबर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज रहना चाहिए assets and liability। कट ऑफ प्रॉपर पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, वैल्यूएशन प्रॉपरली वैल्यूड रहना चाहिए। ठीक है, अंडर ओवर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अपने ही रहना चाहिए। पता चला कि तुमने मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी ली हो, मिस्टर एक्स ने अभी तक तुमको ट्रांसफर ही नहीं किया, तुम्हारे पास उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तभी तुम तुम्हारी बैलेंस शीट और पीएनएल में दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, तो वो गलत बात है ना? गलत बात है। हाँ बोलो सब लोग साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज प्रॉपरली होना चाहिए, वही चीज है। हो गया चेक बॉक्स। हमने क्या क्या पढ़ लिए? ऑकरेंस पढ़ लिए, कंप्लीटनेस पढ़ लिए, कट ऑफ पढ़ लिए, मेजरमेंट पढ़ लिए, राइट्स एंड डिस्क्लोजर्स पढ़ लिए। यहाँ पे एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, किसी और के असेट पे अपना नाम मत लगाओ, रोड पे पड़े हुए पैसों पे अपना हक जमाओ, ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारे ही रहेंगे, जिसको मिले उसके।
चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 के साथ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। क्या है? अ कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम yarn purchased from a different supplier. Occasionally, it also manufactures fabric tailors made in accordance with the requirement of certain mill from yarn received from this mill. The company raises bill of its labor charges only on mill from converting yarn into fabrics. ठीक है, the auditor of company tried to ensure that the stock of the company as at the year end do not include stock pertaining to this mill. Which assertion auditor tries to verify? How he can ensure that? वो क्या कर रहा है? वो स्टॉक चेक करने की कोशिश कर रहा है। वो ये चेक कर रहा है कि जो स्टॉक है इस पे हमारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस तो है ना। भाई जो हम स्टॉक दिखा रहे हैं वो स्टॉक में हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तो होने चाहिए, करेक्ट? समझा? तो ये क्या कर रहा है? ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेक कर रहा है। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं असली चैप्टर। अभी तक तो हमने इसका बेस पढ़ा है, अब हम चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या रहेगा, शेयर्स। एंड ढंटन हम चालू कर रहे हैं अब शेयर्स के साथ। भाई शेयर्स को चेक कैसे करेंगे, बताती हूँ मैं कैसे चेक करेंगे। ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ लेना। कि पढ़ लूं? चलो पढ़ ही लेती हूँ। एवरी कंपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट विथ रेजिंग ऑफ कैपिटल, सिंपल सी बात। अदर देन प्राइवेट कंपनी, एवरी अदर कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस which may be an average form or statement in lieu of prospectus. Before it proceeds toward the allotment of share capital, the prospectus defines the condition on which the allotment will be made, like minimum subscription, the project on which the amount raised shall be spent, when these have to be decided upon in advance, and to specify limit on certain expenses incidental to raising of capital. The receipt of applications from shares and allotment of shares in pursuance thereto are two important aspects of every issue of capital in matter of purchase of shares. Therefore, these should receive a careful attention of the auditor. सिंपल सी बात, इसमें से कुछ नहीं आने वाला, ना ही एमसीक्यू में आएगा ना ही क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, आएगा भी तो तुमको आता है, सिंपल सी बातें लिखी हुई है जो हमने लॉ में पढ़ी है पहले। चालू करते हैं शेयर्स के साथ। ठीक है, किसके साथ चालू करेंगे? शेयर्स के साथ ही चालू करेंगे ऑब्वियसली। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? एग्जिस्टेंस। ठीक है भाई, एक एक चीजें पढ़ते जाएंगे। इसमें एग्जिस्टेंस लिखा है तो एग्जिस्टेंस पढ़ लेते हैं। तुम कंप्लीटनेस भी पहले लिख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? जो शेयर है दिख रहे हैं वो असली में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एक एक ऑडिट प्रोसीजर पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा है? सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? ओपनिंग शेयर्स जो है वो बराबर से आए हैं कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस टैली होना चाहिए। हम लोग लिखते भी कैसे? ओपनिंग। भाई हमको शेयर्स चेक करना है, हम क्या करेंगे? ओपनिंग चेक करेंगे, एडिशन चेक करेंगे, डिलीशन चेक करेंगे, क्लोजिंग चेक करेंगे। सिंपल सी बात, यही चार चीजें चेक करेंगे। सारे एसेट्स में यही चार चीजें चेक करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग चेक करना है। क्या लिखा है? टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज इशूड एंड पेड अप कैपिटल टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रीवियस ईयर से टैली करना है, मतलब क्या चेक करना है? ओपनिंग चेक करना है। दूसरी चीज क्या चेक करना है? एडिशन और डिलीशन। अब एडिशन और डिलीशन नहीं है तो क्या करेंगे हम? इन केस देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी। किससे रिटर्न कंफर्मेशन लेंगे? कंपनी सेक्रेटरी से, दैट देयर वर नो चेंजेस टू द एंटिटी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। किससे लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? कंपनी सेक्रेटरी से, कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर चेंजेस हुए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? इफ देयर इज एनी चेंज देन वेरीफाई द पेड अप कैपिटल एज पर ऑथराइज कैपिटल। जो हमारा पेड अप है वो ऑथराइज के अंदर ही आना चाहिए, ऑथराइज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये चीज तो हमको सबको पता है कि ऑथराइज जो है उसके ऊपर पेड अप नहीं जा सकता। भाई कैसे जाएगा? अगर तुमको पेड अप बढ़ाना है तो सबसे पहले ऑथराइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है,
पेड अप बढ़ाना है तो सबसे पहले तुमको ऑथराइज बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा है, जो हमारा पेड अप कैपिटल है वो ऑथराइज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, obtain a certified copy of relevant resolution passed at the meeting shareholder authorizing in increase or decrease of authorized capital। अगर तुमको पेड अप शेयर बढ़ाना है तो तुमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए। और जो भी रिजोल्यूशन पास हुए हैं वो भी, अगर तुम ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो तो तुमको रिजोल्यूशन चेक करने पड़ेंगे, या बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तुमको रिजोल्यूशन चेक करने पड़ेंगे। नहीं तो तुम बोलोगे कि ये तो बढ़ा रहे हो बता रही हो और यहाँ पे डिक्रीज भी लिखा हुआ है। नहीं, बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो। ठीक है। और अगर फ्रेश इशू हुए हैं, अगर हमने फ्रेश इशू किए तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुए हैं कि नहीं। ठीक है। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उसके हिसाब से हुए कि नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अलॉटमेंट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, ये सब बराबर से गई है कि नहीं है, बराबर से आई है कि नहीं है हमारी कंपनी के पास। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी। शेयर कैपिटल में हमको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला पता चला। हम इसका कलर चेंज करेंगे सबसे पहले तो पता चला भाई शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या चीज आती है, ओपनिंग चेक करो। ओपनिंग चेक हो गया, एडिशन डिलीशन नहीं है, सिंपल सी बात है। तुमको क्या लेना पड़ेगा, रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, सीएस से लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर एडिशन डिलीशन है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, जो हमारा पेड अप कैपिटल है वो किसके अंदर आना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल के अंदर आना चाहिए। अगर हम ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे कम कर रहे तो जो भी हमने रिजोल्यूशन पास किए हैं वो रिजोल्यूशन चेक करना, ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, अब हमने रिजोल्यूशन चेक कर लिया कि ऑथराइज बराबर से हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, अगर हमने फ्रेश इशू किए हैं तो फ्रेश इशू हमारे बराबर कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लाई करने चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अलॉटमेंट, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। ठीक है। पांचवी चीज, सिंपल सी बात है, हम कोई भी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉपरली फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर रही है कि नहीं। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल में हमने क्या पढ़ लिए, ओपनिंग चेक करना पड़ेगा। ओपनिंग चेक हो गया तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा एडिशन है डिलीशन है। एडिशन डिलीशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, हमको क्या लेना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा सीएस से। ठीक है। अगर एडिशन डिलीशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के अंदर है क्या ये चेक करना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना कम करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी हमने फ्रेश इशू किए हैं वो इशू एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। ठीक है। वेरीफाई करेंगे कॉपीज जो भी गई है। ठीक है। एमसीए के पास जो भी कॉपी गई है उसको वेरीफाई करेंगे। जो भी फीस और ड्यूटी हमने निकाले हैं इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, एमसीए को पे करना है, वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं, इतनी चीजें हमको चेक करना है। ठीक है। चलो एक और बार रिपीट करो मेरे साथ। पहली चीज ओपनिंग चेक करना है। दूसरी चीज, अगर कोई एडिशन डिलीशन नहीं है तो क्या होगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है कंपनी सेक्रेटरी से। तीसरी चीज, पेड अप कैपिटल जो है हमारा ऑथराइज के अंदर होना चाहिए अगर एडिशन डिलीशन हो रहा है तो। ठीक है। अगर वो ऑथराइज को हमको बढ़ाना कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो रिजोल्यूशन चेक करना है।
रिजोल्यूशन चेक कर ली, अगर कोई फ्रेश इशू की है तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। कोई भी शेयर हम डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमको अमाउंट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सेबी रेगुलेशन फॉलो होनी चाहिए। फॉर्म्स जो है वो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी एमसीए के पास गए हैं। फिर जो भी एमसीए के पास फीस गई है, स्टैम्प ड्यूटी जो भी हमने निकाले फीस और स्टैम्प ड्यूटी पेएबल, वो बराबर से रिकॉर्ड है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। वो बराबर से कैलकुलेट हुई है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम डिस्काउंट और प्रीमियम की तो बात कर लिए, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते पर प्रीमियम पे तो इशू कर सकते हैं ना। तो शेयर्स इशूड एंड प्रीमियम की बात करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम शेयर्स एंड शेयर कैपिटल चैप्टर है। अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये अच्छे से आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी ध्यान दो। बस इतना कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन केस कंपनी हैज इश्यूड शेयर्स एट प्रीमियम, कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए प्रीमियम पे, तो क्या होगा? दैट इज एट अमाउंट एक्सेस टू नॉमिनल वैल्यू, ये तो हमको पता है। अगर हमारी फेस वैल्यू 100 है तो हमने 102 पे इश्यू किया तो हमारा प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। Whether for cash or otherwise, Section 52 of Companies Act provide that the company shall transfer the amount to security premium account। ये तो हमको सबको पता है कि ये जो 2 रुपए ये हमको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस किस चीजों के लिए यूज होता है, अब वो चीज पढ़ना है, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और प्रेस्क्राइब्ड इन शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर्स हम प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर डिस्काउंट में इश्यू करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी शैल अप्लाई एज इफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बकवास, सिंपल सी बात है। हमने ऊपर में क्या पढ़े कि हम प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम प्राइस है हमको कहाँ पे डालना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा हम सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। इसके भी शॉर्टकट बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से याद किए होंगे, मैंने भी याद करी थी, जो कि मैंने देखी थी कुणाल सर की क्लास में। उन्होंने बताए थे सीपी के डिस्क में जाके बाय करो बीपी। भाई मैंने तो ऐसे ही याद करी, तो मैं यही शॉर्टकट पे आपको बताऊंगी। सी से क्या आएगा? कमीशन। पी से क्या आएगा? प्रीमियम। डिस्क से क्या आएगा? डिस्काउंट। बाय से क्या आएगा? बायबैक। दूसरी चीजें मत सोचो, शॉर्टकट पे ध्यान दो। बी से क्या आएगा? बी और पी बचा है, बी से हो गया बायबैक। दूसरे बी से क्या आएगा? बोनस शेयर्स। पी से क्या आएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम किन किन चीजों के लिए यूज होता है? भाई मैंने तो ऐसे ही लर्न करी, तुम लोगों ने कैसे लर्न किया वो तुम लोग देख लो। मेरे लिए तो ये शॉर्टकट सबसे इजी है, इसलिए मैं ये तुम लोगों को बता रही हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सीपी के डिस्क में जाके बाय करो बीपी। करने नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ शॉर्टकट पे याद करो। सी से क्या आएगा? कमीशन। पी से क्या आएगा? प्रीमियम। डिस्काउंट, बायबैक, बोनस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। इन चीजों के लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, ठीक है। तब ऑडिटर को क्या वेरीफाई, हमको क्या करना है? भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए कि नहीं 2 रुपए, ये चेक करेंगे सबसे पहले हम। अगर चेक हुए हैं तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में किन किन चीजों के लिए यूटिलाइज हो रहा है उन्हीं चीजों के लिए होना चाहिए, दूसरी चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। बस यही 2 चीजें करना है हमको। पहली चीज की प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाना चाहिए। दूसरी चीज की एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंशन अबाउ। ओके, आज के लिए इतना काफी है।
आज के लिए तुम्हारे दिमाग में इतना घुस गया, यही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, पसंद आए या ना आए कर देना भाई। अब तुमने यहाँ तक देख ली हो तो कर ही देना सब्सक्राइब, ठीक है। बाय।